नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग हल कर रहे थे यूपी पेट के मॉडल पेपर। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, सामान्य जागरूकता और सामयिकी के प्रश्न होंगे। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं होंगे और ना ही हिंदी के होंगे। तो टोटल 50 क्वेश्चंस रहते हैं। मैंने इसका पहला सेट करा दिया, उसको आप देख लीजिए। आज हम लोग दूसरा सेट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रामगुप्त। रामगुप्त। फिर यहाँ देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? किस कुषाण शासक ने? ये कुषाण विदेशी थे, प्राचीन काल में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ऑप्शन बी हो जाएगा, कड़फिसस सेकेंड या कड़फिसस द्वितीय। ऑप्शन बी से हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है किस नगर से? धौलावीरा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगा है, मतलब यहाँ की जो जल प्रणाली थी वो बहुत ही अच्छी थी। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का एक शासक था या सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। तो फिरोज शाह तुगलक इसमें हो जाएगा। फिर यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव ऑप्शन सी सही होगा। फिर यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, या कहीं कहीं रविंद्रनाथ ठाकुर भी लिखा होता है, तो दोनों सही है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर। 7 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? जो हमारा तिरंगा है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। तो देखिए, यहाँ पर मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आपके पास समय बचे और जल्दी से आप 50 क्वेश्चन कर लें। तो पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। ये देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, 6 फिर 7 हो सकता है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिल जाए क्योंकि पूरा क्रम इसका गलत हो गया होगा। यहाँ भी 7 दिया है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, 51 हो जाएंगे। 7 नंबर का यहाँ फिर से क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण यानी आम जनता को सबसे पहले कहाँ संबोधित किया महात्मा गांधी जी ने? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वाराणसी में। ये जब बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी उसी टाइम की बात है, वाराणसी में इन्होंने पहला भाषण दिया था आम जनता के बीच। 8 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? 1857 के 1857 की जो क्रांति उसमें दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए, अगर 2 ऑप्शन है, बख्त खां भी दिया है और बहादुर शाह जफ़र दिया है, तो आप बख्त खां को टिक कर दीजिए, ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं बख्त खां नहीं दिया है तो आप बहादुर शाह जफ़र को टिक करेंगे। देखिए, बहादुर शाह जफ़र थोड़े बूढ़े हो गए थे उस समय, इसलिए वास्तविक नेतृत्व बख्त खां ही कर रहा था। तो अगर दोनों दिया है तो बख्त खां, अगर बख्त खां नहीं दिया है तो फिर बहादुर शाह जफ़र, समझ गए होंगे। 9 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन ए सही होगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय सबसे पहले अपने यहाँ, अपने यानी देश में रेलवे लाइन बिछाई गई थी।
फिर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 10 नंबर का, शारदा अधिनियम 1929। शारदा अधिनियम अपने यहाँ आया, ब्रिटिश ने लाया 1929 में। इसमें लड़कियों तथा लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई? तो लड़कियों की तो आयु कर दी गई 14 और लड़कों की 18। मतलब कहा गया कि इतने साल से कम लड़के या लड़कियों की शादी नहीं की जा सकेगी। तो ये शारदा अधिनियम 1929 में लड़कों की आयु 14, लड़कियों की आयु 14 और लड़कों की 18। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखिए, अब आपका इतिहास का जो सेक्शन था वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके भूगोल के रहेंगे। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? कौन सी झील है जो विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैस्पियन सागर। 12 नंबर का प्रश्न है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा? यानी कौन सा महाद्वीप है? 7 महाद्वीप हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर कोई मरुस्थल ही नहीं पाया जाता है? तो यूरोप है। यूरोप आप जानते हैं पूरा का पूरा ठंडा है, ठंडा महाद्वीप है, वहाँ पर कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता। इसको याद रखिए, ऑप्शन बी सही होगा। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? सोमपेन या कहीं कहीं सैमपेन लिखा होता है, सैम पेन लिखा होता है कहीं कहीं, तो चाहे सोमपेन बोले चाहे सैमपेन। तो ये निकोबार द्वीप समूह पर ये जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर है 14 नंबर का क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है या स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 15 नंबर का प्रश्न है, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र, तो ये स्थापित किया असम यानी डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? असम में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या कर सकता है? यानी न्यायालय, कभी कभी आप देखते हैं कि उच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी करता है, तो किसके लिए जारी कर देता है? अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन तो डी सही होगा, लेकिन यहाँ पर और सारे ऑप्शन भी आप पढ़ लीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको। देखिए, डी है, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व या कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी करता है। मतलब कोई संस्था है, कोई डिपार्टमेंट है या कोई व्यक्ति है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, अगर वो अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है जिसलिए वो जिस पद पर है, अगर उस पद का निर्वहन सही से नहीं कर रहा है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश दे सकता है कि आप अपने कर्तव्यों का सही से पालन कीजिए। तो यही बात होती है परमादेश की। इसे रिट बोलते हैं, रिट जारी करना। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो धारा 47 अनुच्छेद जो है, ये धारा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अनुच्छेद होना चाहिए। धारा दूसरी बात होती है लेकिन अनुच्छेद दूसरा। तो जहाँ धारा लिखा है वहाँ अनुच्छेद लिख दीजिए। अनुच्छेद 47 में शराबबंदी पर बात की गई है। 18 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? कौन सा विधेयक ऐसा है जो अगर राष्ट्रपति के पास चला गया साइन करने के लिए, तो राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा ही, उसको मतलब इनकार नहीं कर सकता, पुनर्विचार के लिए लौटा भी नहीं सकता? तो वो है धन विधेयक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धन विधेयक। 19 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? जो प्रथम लोकसभा हमारे यहाँ बनी, उसकी पहली बैठक कब हुई? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को। कम से कम आपको 2 बार एक वीडियो देखनी है, तभी आपको ये सही से क्लियर होगा। फिर यहाँ 20 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को। भारत में किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीकी को अपनाया गया था? किस राज्य में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट तकनीकी को अपनाया गया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। 22 नंबर का प्रश्न है, राजकोषीय घाटे से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है?
इसका ऑप्शन ए सही होगा। ये थोड़ा सा समझ लीजिए, ऑप्शन ए। कुल व्यय यानी कि सरकार जितना व्यय करती है, जितना खर्च करती है, उनमें से क्या घटाएंगे? राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियाँ, इतना सब कुछ जोड़ करके कुल व्यय से घटा देंगे तो सरकार की राजकोषीय घाटे निकल आएंगे, यानी कि जो घाटा हुआ है वो निकल आएगा, राजकोषीय घाटा निकल आएगा। तो ये सूत्र है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? निर्धनता या गरीबी अगर आपसे कह दे तो सुरेश तेंदुलकर समिति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुरेश तेंदुलकर समिति। 24 नंबर का प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को महत्व दिया गया। तो चाहे उद्योग पूछे या फिर भारी उद्योग पूछे, हमेशा आंसर द्वितीय पंचवर्षीय योजना ही होगा। 25 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF स्थित है कहाँ? तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो रूस की मदद से स्थापित किया गया था। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस नाइट्रोजन, इसके गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन बी रैमजे, रैमजे को माना जाता है कि इन्होंने अक्रिय गैसों की खोज की थी। 29 नंबर का प्रश्न है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? ये के मतलब यहाँ पर केल्विन, 300 केल्विन के बराबर कौन सा है? तो ऑप्शन बी 27 डिग्री सेल्सियस। 30 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती? एमिनो अम्ल होता है तो कितनी आवश्यकता होती, कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी 20 एमिनो अम्ल की। 31 नंबर का प्रश्न है, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को जाना जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कानपुर को। अगर आपसे यही पूछ ले कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर को। अगर सिर्फ आपसे इतना पूछता कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को। तीनों क्वेश्चन सही से देख लीजिए, उत्तर भारत का कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, अगर सिर्फ भारत का पूछे तो अहमदाबाद। 33 नंबर का प्रश्न है, कचिन क्या है? कचिन, तो ये म्यांमार की एक जनजाति का नाम है कचिन, ऑप्शन सी। 34 नंबर का प्रश्न है, जापान का डेट्रॉयट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? यानी कि जापान में ऐसा कौन सा नगर है जिसको जापान का डेट्रॉयट कहते हैं? तो नगोया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35 यानी कि प्रश्न 35 है, हवाई जहाज़ प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जितने भी आंधी तूफान आने रहते हैं वो कहाँ पर आते हैं? वो सब आपके क्षोभ मंडल में आ जाते हैं। क्षोभ मंडल में आंधी तूफान, बवंडर, चक्रवात, बारिश, ये सब क्षोभ मंडल में आ जाते हैं। इसके बाद आता है समताप मंडल, वो एकदम स्वच्छ होता है, साफ़ होता है, तो वहाँ पर हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए अनुकूल दशा पाई जाती है। तो ऑप्शन बी समताप मंडल। 36 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो बांग्लादेश खेलता है, ऑस्ट्रेलिया खेलता है, न्यूजीलैंड खेलता है, जापान क्रिकेट नहीं खेलता, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, 37 नंबर का प्रश्न, पपेटी किसका त्यौहार है? तो ये पारसियों का त्यौहार है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड का डिस्पैच 1854 में आया था, वुड का डिस्पैच, तो इसको
अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत में? 39 नंबर का प्रश्न, नील नदी कहाँ पर गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो आप सभी लोग जानते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। 40 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 1988 में हुई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर सारे आपके जो हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे और इसमें मैंने फरवरी का करंट अफेयर्स लिया है, फरवरी 2022 का। मैक्सिको ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ध्यान से सुनिए, मैक्सिको ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये राफेल नडाल होना चाहिए, नडाल ही लिखा है, ये देख लीजिएगा, ऑप्शन ए सही होगा। वैसे मैतेई, 42 नंबर का प्रश्न, मैतेई किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की मांग करने वाला एक प्रमुख समुदाय है? तो मणिपुर में। ये जो जनजाति है ये कह रहा है मुझे अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए। तो ये कहाँ पर हो रहा है? ये सब प्रक्रिया मणिपुर में हो रही है। 43 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने 2022 के लिए एक नई फिल्म नीति को मंजूरी दी है? ऑप्शन बी दिल्ली सरकार। 44 नंबर का प्रश्न है, किस महीने के तीसरे शनिवार को विश्व पेंगोलिन दिवस के रूप में मनाया गया? तो ऑप्शन बी फरवरी। किस महीने के तीसरे शनिवार को विश्व पेंगोलिन दिवस के रूप में मनाया गया? ऑप्शन बी हो जाएगा फरवरी, याद रखना। 45 नंबर का प्रश्न है, खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में आयोजित एक प्रसिद्ध कार्यक्रम है? तो जहाँ पर खजुराहो लिखा रहा है आप तुरंत समझ जाइए मध्य प्रदेश होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस भारतीय शहर को 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सत्र के मेजबान के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई। ये सारी PDF भी आपको मैं हो सकता है दे दूं, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, संभव हुआ तो मैं PDF के रूप में इसको बना करके दे दूंगा आप सभी को। 47 नंबर का क्वेश्चन है, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी यानी कि 21 फरवरी को मनाया गया। 48 नंबर का प्रश्न है, जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? ध्यान से सुनिए, जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य की एक पहल है। 49 नंबर का प्रश्न है, पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा को किस देश का राष्ट्रपति घोषित किया गया? बुर्किना फासो। तो देखिए, इसका नाम जैसे राष्ट्रपति का नाम है वैसे ही देश का भी नाम है। देश का नाम है बुर्किना फासो और राष्ट्रपति का नाम क्या है? पॉल हेनरी सांडोगो दामिबा, अजीब नाम है। 50 नंबर का क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन आपका, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा केरल हो जाएगा, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल। तो ये टोटल आपके 50 क्वेश्चंस हो गए और इसमें मैंने हिंदी जी और मैथ इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं लिए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं लिए हैं, बाकी सारे इसमें टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। तो एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, ये दूसरा मॉडल पेपर है, यानी कि आपके 2 मॉडल पेपर हो चुके हैं और भी आगे मैं लाऊंगा अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।